हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएसवाई कुणाल सिंह में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के फुल लेंथ टेस्ट, जो कि टेस्ट पहला है। और ये ज्ञान बिंदु संस्था के द्वारा ये टेस्ट लिया जा रहा है, जो कि दोस्तों आने वाले 2025 के बिहार पुलिस एग्जाम, जिसमें 19,838 पोस्ट की बहाली आई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जिन्होंने ये सेट बनाया है उनके लिए एक, मतलब कि समझिए, वीडियो मिल रहा है, सॉल्यूशन का मिल रहा है। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो साथ में बनाइए। और कितना आप लोग आंसर सही करते हैं, कितने प्रश्न आप लोग सही करते हैं, आप लोग कमेंट में स्कोर बताइएगा। और जो लोग बना लिए हैं उनको आंसर नहीं पता है, वो लोग हमारे वीडियो से अपना आंसर मिला लीजिएगा। और दोस्तों, आपने कितने नंबर सही किए हैं आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों, जो भी लोग नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं कल फिर आपको सेट दूसरा दे दूं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? निम्नलिखित में से कुछ निकाय दिया हुआ है दोस्तों, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और विधानसभा। तो ये जो है दोस्तों, इनमें से कौन कौन सा ऐसा निकाय है जो संसद के अंगों में शामिल है, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो दोस्तों, संसद के अंगों में जो शामिल होते हैं वो हैं संसद के, देखिए दोस्तों, संसद के एक होते हैं सदन और दूसरा होते हैं अंग। तो संसद के सदन में दो चीज होती है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग में दोस्तों तीन चीज होती है, तीन बातें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है संसद के अंग, क्या पूछ रहा है साथियों? संसद के अंग। तो इसमें राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा और राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा साथियों? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, जिसमें केवल एक, दो और तीन दिया हुआ है, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों आपका दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, पूछ रहा है निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि संसद जो सेंट्रल में हो गया, और यहाँ पे स्टेट में दोस्तों, स्टेट में भी विधानमंडल के सदन होते हैं और इसका अंग होता है। तो जो अंग होता है दोस्तों, अंग में विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्नांकित में से, मतलब इस कथन में असत्य कथन का चयन करिए। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन बी में जो है साथियों, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। जी होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन डी, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है साथियों एक अस्थाई सदन है। और ऑप्शन ए कह रहा है राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आप लोग ए में टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ये तीसरे नंबर का प्रश्न है भाई। ये क्या है? तीसरे नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के फैलाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। जो कि दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना 3 से 4 दिसंबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये जो कंपनी था दोस्तों, यूनियन कार्बाइडेट लिमिटेड, जो कि अमेरिका का कंपनी था, इसके कारण दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। और साथियों, इसी का जो शॉर्ट नेम है उसे एमआईसी कहा जाता है। एमआईसी गैस क्या कहा जाता है दोस्तों? एमआईसी यानी मिक गैस कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट को मिक गैस भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चौथे नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं
में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इनमें से दोस्तों कुछ ऐसे संस्था दिया हुआ है जहां पे महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, जहां तो नहीं है दोस्तों, एक गलत है। और विधानसभा, ये भी गलत है, यहाँ भी नहीं है। 3 और 4 जो है साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। 3 और 4 आपका सही जवाब है। पंचायती राज और नगर पालिका आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 5वें नंबर का, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म के लोग हैं? तो हिंदू। हिंदू हैं। उसके बाद पहले भारत में सबसे पहले कौन आए थे? गुलाम बनाने के लिए आए थे अंग्रेज लोग, वो ईसाई थे। तो वो जो है कुछ लोगों को ईसाई बनाना चालू कर दिए थे। तो सबसे ज्यादा है दोस्तों, पहले है हिंदू, उसके बाद है मुस्लिम, उसके बाद है ईसाई। तो आपका कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में पहले सिख है। क्या है दोस्तों? दोनों में सिख है, तो ये दोनों कट जाएगा। पहले दोनों ईसाई वाला का कोई अब चांस है। तो ईसाई के बाद जो है दोस्तों सिख हो जाएगा, सही है। उसके बाद जो है क्या है? तो बौद्ध है दोस्तों। उसके बाद क्या है? बौद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए चौथा में जैन दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 6ठे नंबर का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? दोस्तों छठा जो प्रश्न है ये कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 के तहत ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। और जो 21 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। प्राण और दैहिक आजादी देता है, इसमें निजता का अधिकार है, और मानव जो है मनपसंद विवाह इसी आर्टिकल के तहत करता है। अनुच्छेद 19 के 4 क्या कह रहा है दोस्तों? चारों ओर घूमने का अधिकार इसमें है। और अनुच्छेद 2 कहता है, मतलब डी जो है ये कहता है कि बाहरी स्टेट को भारत में जोड़ने का अधिकार अनुच्छेद 2 में है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 7वें नंबर का, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है दोस्तों कि जिसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। बात समझिएगा, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जिसे धर्म से कोई भी मतलब नहीं है। तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं दोस्तों, असत्य है, यानी नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए में कह रहा है 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। 1960 में दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। और 1972 में असम से मेघालय अलग हुआ था दोस्तों। 1972 में असम से मेघालय अलग हुआ था, लेकिन यहाँ मणिपुर दिया हुआ है दोस्तों, तो असत्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और नागालैंड जो राज्य है इसका गठन 1963 में हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ था साथियों? 1963 में। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में आए थे। अगला जो प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। साथियों शाह जांच आयोग गठित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपातकाल के दौरान की गतिविधियों के जांच हेतु। आपातकाल के दौरान गतिविधियों के जांच हेतु शाह जांच आयोग का गठित किया गया था। ऑप्शन ए जो है साथियों आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? परिलक्षित होती है दोस्तों, भारत में संघात्मक व्यवस्था किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची द्वारा। स से संघात्मक दोस्तों और स से 7वीं आप लोग याद रखिएगा। अगला है 11वें नंबर का प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? पहला में क्या कह रहा है? पहला में किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। मतलब किसी भी उच्च न्यायालय में दोस्तों कम से कम 10 साल तक का वकालत होना चाहिए। दूसरा कह रहा है, बी में कह रहा है किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। सी कह रहा है दोस्तों उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अधिवक्ता मतलब वकालत ही होता है दोस्तों, वकील ही होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें कह रहा है मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, बी मूल कर्तव्यों में, सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। 13 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजनयिक और सैन्य शक्तियां। राजनयिक और सैन्य शक्तियां, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? साथियों 14 नंबर प्रश्न का है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब ये जो कह रहा है दोस्तों गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन, तो सोन नदी कहाँ के मिलती है? पटना में। तो दोस्तों पटना कहाँ पड़ता था? मगध में। और मगध की राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजगीर। अवंती की राजधानी कहाँ है दोस्तों? उज्जैनी। काशी की राजधानी वाराणसी और बज्जी की राजधानी वैशाली है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन डी मगध जो है इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का। क्या है साथियों? 15 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो साथियों सिंध, सिंध जो है यहाँ भी हड़प्पा है। गुजरात में यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा और लोथल जगह जो है ये गुजरात में प्राप्त हुए हैं। हरियाणा जो है दोस्तों यहाँ भी प्राप्त हुए हैं, राखीगढ़ी और बनावली। और पंजाब दोस्तों पंजाब में भी प्राप्त हुए हैं, रोपड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 और 5 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 16 नंबर का। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर ने लिखी है। और क्या लिखी थी? तो जहांगीर नामा। क्या लिखी थी साथियों? जहांगीर, जहांगीर नामा। बाबर ने लिखा था, बाबर ने लिखा था बाबर नामा? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सही बात है दोस्तों, बाबर ने बाबरनामा लिखा था। और अकबर जो है दोस्तों अकबर का जीवनी लिखाया था अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही काल क्रम है? तो इसका ऑप्शन बी जो है
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मुर्शिद कुली खान, जिसका राजधानी था दोस्तों मुर्शिदाबाद। इसके बाद अलवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। आप लोग इसे याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा राव फूले। कौन? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ज्योतिबा राव फूले। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक को लिखे थे। भीमराव अंबेडकर जो हैं ये संविधान निर्माण करता है। अगला जो प्रश्न है आपका 19वें नंबर का, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य, तो दोस्तों यही तो है आपका राइट आंसर, यही है ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। 20वें नंबर का है आपका 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों, इन्होंने 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और आयरन मैन के नाम से किन्हें जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और आयरन वोमेन यानी लौह महिला के नाम से श्रीमती इंदिरा गांधी को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 21वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी, खारोष्ठी एवं आरामाइक। ये सारी लिपियां जो है दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी, मतलब प्रयोग किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। और अशोक जो था ये किस वंश से था? तो मौर्य वंश से। और ये कौन सा धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर है, लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी, यानी नागार्जुन कुंड और अमरावती दोनों था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सूची को दूसरे सूची से मिलान करिए। कैलाशनाथ मंदिर, आप लोग याद रखिएगा। पहले ऐसे देखिए, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम में। एक का दो है, एक का दो, एक का दो किसमें है? तो बी और सी में है। बी और सी हो सकता है, ए और डी तो कट गया दोस्तों। अब जो है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो देखिएगा इसका होना चाहिए हलेबीड है तो 4 है, इसमें 3 है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। बी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? साथियों चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जयचंद और मोहम्मद बिन शाम, जिसे मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद गौरी के बीच और जयचंद के बीच में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 25वें नंबर का, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख कहाँ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो साथियों जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। और भीतरी अभिलेख कहाँ है दोस्तों? तो भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है।
और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है साथियों? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है यह है गाजीपुर में। ये भी कहाँ है साथियों? तो गाजीपुर में, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 26वें नंबर का, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से था? सूर्यास्त का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्था से था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वें नंबर प्रश्न का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इस्तमरारी। क्या है दोस्तों? इस्तमरारी, इसे ही बोलते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन ए जो है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ऑप्शन एक जो है इसका राइट आंसर है इस्तमरारी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त। अगला जो प्रश्न है आपका 27वें नंबर का है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब जितने कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, जबकि दोस्तों किसान और मजदूर ही इसमें ज्यादा भाग लिए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों आपका 28वें नंबर का, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों आपका यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1897, ठीक ना, 1897 हो जाएगा, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये गलत है, मिसटाइपिंग है। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। और विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र था। और दोस्तों इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1893 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 29वें नंबर का, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दक्षिणी महासागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो इसका तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अग्नेय सेल भी अवसादी सेल भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल का लवणता में सर्वाधिक योगदान है? निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लवण जैसे ही आ गया दोस्तों नमक, लवण आ गया तो समझिए नमक। और नमक का क्या होता है? NaCl यानी सोडियम, Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, नमक का पीएच मान कितना है? 7 है, जो कि क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो ये उदासीन होता है, आप लोग याद रखिएगा। 32वां नंबर है, बिरहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बिरहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो साथियों जब सूरज, ये हो गया सूरज, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया पृथ्वी, जब तीनों एक सीध में होता है तब बृहद ज्वार आने का स्थिति उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है। 33वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न भूमिका की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रेयरी घास। प्रेयरी घास आपका राइट आंसर है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है चौथे नंबर में, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 4 और 5, मिजोरम और मणिपुर। यही दो है इसमें जो कि म्यांमार के सीमा से स्पर्श होती है। अगला प्रश्न है साथियों 35 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पे स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भागों को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहद हिमालय। ऑप्शन बी, बिरहद हिमालय जो है साथियों, या महान हिमालय भी इन्हें कहते हैं, तो बिरहद हिमालय को हिमालय के आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 37वें नंबर का, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां इस विभाजन का आधार है। तो इसका ऑप्शन ए है वनस्पति, बी है वर्षा की मात्रा, सी है स्थलाकृति भिन्नता और डी है जनजातियां। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जनजातियां। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या कह रहा है। 38वें नंबर प्रश्न, इस नदी के उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में से, यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती हुई नामचावारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण में से किस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी? दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 39वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर 39 नंबर का हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों आपका, क्या पूछ रहा है 40वें नंबर प्रश्न में, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े? नहीं दोस्तों, जब व्यक्ति के आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तो व्यक्ति कोई भी वस्तु को देख पाता है। अगला प्रश्न है आपका, अतः श्वासित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हवा में 21% ऑक्सीजन है, ये बातें हम लोग को पता है। तो दोस्तों जिसमें 21 है वो राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये जो है आपका राइट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न है, चिकित्सक हृदय संपद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करता है? ईसीजी। क्या दोस्तों? ईसीजी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। इसका प्रयोग हृदय स्पंद को मापने के लिए किया जाता है और दोस्तों हृदय की आवाज सुनने के लिए, हृदय के धड़कन की आवाज सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ईईजी का उपयोग दोस्तों दिमाग के लिए किया जाता है। पेस मेकर जो होता है ये हृदय की धड़कन पर नियंत्रण रखने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? दोस्तों खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि एक वस्तु एक जीव दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, पांचवा चौथे को खा रहा है, चौथा तीसरे को खा रहा है, तीसरा दूसरे को खा रहा है, दूसरा पहले को खा रहा है। दोस्तों कीट जो है, यहाँ देखिएगा, कीट जो है ये घास को खाता है और मेढक जो है ये कीट को खा जाता है और सर्प जो है दोस्तों ये मेढक को खाता है और गरुड़ जो है ये सांप को खा जाता है। गरुड़ कभी
तो सांप जो है ये कभी गरुड़ को खा सकता है? नहीं। तो ये गलत हो गया दोस्तों। कीट जो है, घास जो है ये कीट को खा सकता है? नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ देखिए खाद्य श्रृंखला ये चल रहा है इधर की ओर, ठीक ना? तो आप लोग समझ गए होंगे। 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कॉड लिवर तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा दोस्तों मछली के तेल में पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। बी है सूची 1 को 2 से मिलान करिए। तो किण्वन जो है दोस्तों आपका, किण्वन जो है इसका खोज की किण्वन का कौन खोज किया था? ए का इसका लुई पास्चर किया था। लुई पास्चर और हो गया, आप लोग भी मिलान करिए भाई। और बी का हो गया पेंसिलिन का किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और चेचक के टीका का किसने किया था? तो एडवर्ड जेंडर। और दोस्तों बेसिलस एंथ्रेसिस का रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 46 नंबर का, आग बुझाने वाले कर्मचारियों को परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह मेलामाइन की होती है, जिसे पहन के लोग आग में भी घुस जाते हैं, जलते नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों 47 नंबर का, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए है? तो भूपरपट्टी, क्रस्ट जो है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, भूपरपट्टी। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर का, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यानी दोस्तों पेड़ जो होती है ना, ये पेड़ है तो ये जो फैलती है ये किसके कारण फैलती है, ठीक ना? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्व विभाज्योतक के द्वारा अथवा कैबियम के द्वारा पौधे जो है इसकी परिधि जो है फैलती है दोस्तों। मतलब पेड़ पौधा जो फैलते हैं इसी के कारण फैलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 48 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 49 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल का सही युग्म नहीं है? यहाँ नहीं कह रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गेहूं, रबी, धान, खरीफ खरीफ है, हाँ ये नहीं होगा दोस्तों। सरसों, रबी, अरहर, खरीफ ये भी नहीं होगा। उड़द और सोयाबीन दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 50 का है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? दोस्तों जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आपका राइट आंसर है क्षुद्रांश। क्या है दोस्तों? क्षुद्रांश आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन में संलयन होता है, ठीक ना? और परमाणु बम जो होता है उसमें विखंडन होता है। तो विखंडन वाला जितना है ये तो होगा नहीं, ये सब तो दोस्तों होगा नहीं। तो बच गया आपका जो संलयन का है। तो जब विस्फोट होगा दोस्तों, बम फटेगा, वो नियंत्रित में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा या फिर अनियंत्रण में रहेगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होगा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जब फटेगा तो। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर का, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो एस ब्लॉक के, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, एस ब्लॉक के। अगला प्रश्न है साथियों आपका 54 नंबर का, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स की अभिक्रिया। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर है, रेडॉक्स। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स की अभिक्रिया। इसमें दोस्तों
ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 56 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशियां, स्वभाव। तो दोस्तों हमारे जो शरीर में कंकाल जो है, कंकाल पेशियां जो है ये हमारे ऐच्छिक है या अनऐच्छिक है? दोस्तों ये हमारे कंकाल जो है ये हमारे ऐच्छिक है, हम हाथ को इधर उधर कर सकते हैं। और तरंग पेशियां जो है दोस्तों, अंदर के जो अंग है वो हमारे ऐच्छिक हैं या अनऐच्छिक हैं, मतलब मेरे इच्छा से काम करेंगे या अनिच्छा से काम करेंगे। जैसे लीवर, तो लीवर दोस्तों अपने इच्छा से काम करेगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो अनऐच्छिक है, लेकिन यहाँ पे ऐच्छिक दिया हुआ है। तीसरा है हृदय पेशियां, तो हृदय भी अपने अनुसार काम करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह क्या रहा है, उपयुक्त युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई कोई नहीं सुमेलित है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों आपका, ओम के नियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, V बराबर आर आई। वी बराबर आर आई आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए है आपका सही जवाब। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग दैर्घ्य को बढ़ाता हुआ क्रम में प्रदर्शित करता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर अवरक्त तरंगे और उसके बाद रेडियो तरंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यूरेसिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है यूरेसिल। याद रखिएगा आप लोग। 60 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश के पथ पर पारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इस किनारों पे मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रही है और दोस्तों यहाँ पे हम एक इस प्रकार के त्रिभुज रख दें, तो ये प्रकाश दोस्तों इधर इधर होके निकल जाएगी, ठीक ना। अगर यहाँ पे हमें कुछ रख दे तो निकल जाएगी। दोस्तों इसका जो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का विवर्तन। इसे ही दोस्तों प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, प्रकाश का विवर्तन। अगला प्रश्न है साथियों आपका 61 नंबर का, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो कण के समान और न ही तरंग के समान। तो ऑप्शन सी जो है साथियों आपका राइट आंसर है, ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो दोस्तों अभी तक आपका कितना सही हुआ है कमेंट में बताते रहिएगा, और जो भी प्रश्न का आपको उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। सी आपका राइट आंसर है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है साथियों आपका 63 नंबर का, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के साथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिवपुरी में, शिवपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों आपका 65 नंबर, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों जो भूकंप आया था म्यांमार में, यहाँ राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका राइट आंसर है। भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाने के लिए। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025। अगला प्रश्न है 67 नंबर, गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 अप्रैल 2025 को। 17 अप्रैल 2025 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे के उपयोग करेंगे? तो साथियों कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है, तो किस दर्रे के द्वारा लोग वहां जाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 69 नंबर का, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी अनंथा नागेश्वरन। बी अनंथा नागेश्वरन आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर का, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50,000। 50,000 दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना के 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये जो है दोस्तों 2015 में इसे लागू किया गया था। 2015 में आयुष्मान भारत दोस्तों कब आया था? आयुष्मान भारत 2018 में आया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान ये भी 2014 में। आप लोग इसे याद रखिएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन सी बैंकॉक थाईलैंड में। कहा दोस्तों? बैंकॉक थाईलैंड में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर का, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों। अगला जो प्रश्न है आपका 75 नंबर का, दो वर्णों का मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों दो वर्णों का मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, आजन्म में कौन सा समास है? दोस्तों आजन्म में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आजन्म में है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है?
तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स्टर्ड नीदरलैंड। एम्स्टर्ड नीदरलैंड, जहां ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ऑप्शन 78 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो साथियों 1914 से 1900 सॉरी ये द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो पहला चला था साथियों, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय जो है साथियों ये 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय क्या होता है? साथियों लघु पतन के समय क्या होता है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा का मान घट जाता है या बढ़ जाता है, या मान में अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है। तो साथियों 79 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 80 नंबर का, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ? तो नागालैंड में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था इन क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किया जाता है? किस वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है श्रम बल जनसंख्या में दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के आयु, 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कृषि क्षेत्र, उसके बाद हो जाएगा विनिर्माण, फिर सेवा हो जाएगा दोस्तों। तो 1 2 3 ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार। आज क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, कारण वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और निजीकरण के शर्तों पर दी गई थी। मतलब कह रहा है वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायक उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो साथियों आपका जो इसमें हो जाएगा 84 नंबर में कह रहा है गलत है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत है पर सही है, ये गलत है पर आर सही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया था? WTO का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 में। 1995 में दोस्तों WTO का गठन किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका इंग्लिश का है दोस्तों, तो इसका आप लोग टिक कर लीजिएगा। चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन फ्रॉम हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब घोड़ा का जो फीमेल होता है स्त्रीलिंग क्या होता है? तो मेयर होता है दोस्तों, मेयर, घोड़ी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द थिएटर वाज इंगल्ड इन डार्कनेस। दोस्तों जो थिएटर है, आप इसमें किस मतलब भाववाचक संज्ञा मतलब होता है महसूस करना, भाव को समझना। तो थिएटर जो है दोस्तों ये तो देखने का चीज है। डार्कनेस जो है अंधापन जो है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है डार्कनेस।
अंधापन को लोग महसूस करता है, जो अंधा रहता है उसको पता चलता है। व्हिच एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट प्लूरल, इसमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल नहीं है? तो बेबीज भी प्लूरल है, सिटीज भी प्लूरल है, बोट्स भी प्लूरल है, न्यूक्लियस। दोस्तों सी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, कवि प्रिया के रचनाकार कौन थे? साथियों कवि प्रिया के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर है केशवदास, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर कप। कुबेर कप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? तो मैथ का ये प्रश्न है, इसका सीधा मैं आपको जवाब दे देता हूं, आप लोग मिला लीजिएगा या फिर आप लोग वीडियो रोक के बना भी सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बना भी सकते हैं। तो आपका क्या है, 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग टिक कर लीजिएगा। 92 का हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 150%। 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी 8.33%। 94 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी और 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी और 98 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 99 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और 100 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आप लोग, तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला टेस्ट जो बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट जो बना था वो हो गया आपका दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको डेली इसी प्रकार से सेट और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाइए, कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कल से पूरा फ्रैंकली आऊंगा और बहुत क्लियरिटी से बताऊंगा। दोस्तों आज थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है, आगे की वीडियो से कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। जय हिंद जय भारत।